everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे चल रही है Quick Concept Revision Series for Delhi Judicial Services। इससे पहले स्टूडेंट्स हम आईपीसी का एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये फाइनल लेक्चर आ रहा है आईपीसी पर जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज रिविजन। पीवाईक्यूज को देखने पर इतना एनालाइज हुआ है कि दिल्ली में ऐसा नहीं है कि पेपर्स में से क्वेश्चंस को मैं कहूँ तो कवर नहीं किया जाता या रिपीट नहीं होते, डेफिनेटली रिपीट होते हैं, इनफैक्ट टॉपिक्स भी रिपीट होते हुए दिखेंगे। एंड लास्ट क्लास में मैं बोल चुकी हूँ, फिर से मैं ये दोहराना चाहूंगी कि जितने भी हॉट टॉपिक्स रह चुके हैं जो हाल फिलहाल इंडिया में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा सुनने को मिले हैं, जिन टॉपिक्स पर लैंडमार्क डिसीजन या तो पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है, वो टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाइएगा। बिकॉज उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, केस लॉस, कुछ भी तरीके से आपके सामने चीजें रखी जा सकती है। बिकॉज डीजीएस का एम ये चेक करना नहीं है दैट हाउ वेल वर्स यू आर विद द कॉन्सेप्ट्स, बट ये देखना है हाउ वेल वर्स और अवेयर यू आर अबाउट द करंट सिनेरियोज दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन में हम चार्ट एंड रिविजन मेथड से क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट में स्टूडेंट्स अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले एक तो थेफ्ट को कवर किया था, उसके बाद हमने मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड को भी कवर किया था, जिसमें हमने उनके डेफिनेशन पढ़ा, सेक्शन नंबर 299 एंड 300 को पढ़ा था। थेफ्ट के साथ साथ हमने स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने ये भी देखा था कि हाउस ब्रेकिंग कैसे होता है। अब अगर 2015 या मैं कहूं 18 का भी अगर हम पेपर एनालाइज करेंगे, यू विल रियलाइज कि इन पर्टिकुलर चैप्टर, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये अब भी आपको रियलाइज हो जाएगा, मतलब आपको सब कुछ पढ़ के नहीं जाना बेटा डीजेएस में। You always have to be very smart in selecting that what you have to study and what you have to leave. अब देखो इन्होंने यहाँ क्या पूछा है। When 6 men and women extort ₹1,000 from a teenager, putting him to fear of instant hurt. क्या रखा है? Word है fear, instant hurt है। By showing a knife, the offense committed by them would be. तो आपको पता है कि जहां पे बेटा फियर लगा दिया जाता है, जहां पे आपको एप्रीहेंशन हो जाता है that now the instant hurt will be कॉज टू यू, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? एक्सटॉर्शन में डेफिनेटली आ जाता है। लेकिन रॉबरी डेकोइटी, वर्ड क्या दे रखा है? 6 men and women। तो यहाँ पे मोर देन 5 पीपल हो चुके हैं, किसकी कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट्स? डेकोइटी की कैटेगरी में आएगा। इसी बात पर हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो कि हमारे थेफ्ट के आसपास हमें थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं, लाइक थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डेकोइटी। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, चार्ट मेथड से करेंगे और इनका डिफरेंस का टेबल भी पढ़ेंगे। देखो बेटा, थेफ्ट कल की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां हमने बोला whosoever intending, that means you should have an intention। intention कैसा होना चाहिए? dishonest intention। that means I can say कि आपका intention malified intention होना चाहिए। any movable property, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव करने का अगर किसी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, कहां से? आउट ऑफ द पोजेशन। दैट मीन्स कि हमें थेफ्ट में कभी भी पोजेशन की ही बात देखनी, कभी भी ओनरशिप हमें वहां चेक नहीं करना है। बिकॉज फॉर थेफ्ट ओनरशिप डजंट मैटर विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, चाहे वो इंप्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, पर्सन ने कंसेंट नहीं दी है, मूव्स द प्रॉपर्टी, अगर थोड़ा भी प्रॉपर्टी हिलाया, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। इसमें दो एक्सप्लेनेशन में हमने फर्स्ट, हालांकि बेटा इसके एक्सप्लेनेशन तो 5 है, लेकिन इसके मैं कहूं एक्सटेंडेड मीनिंग जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक और जो समझना है कि जो थेफ्ट में है वो हमेशा और हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी बन सकती है? यस, इट कैन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट as soon as it is severed from the earth। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस ऑल दैट प्रॉपर्टी जहां पर कि हम ये देख सकते हैं कि वो या तो रूटेड इन दी अर्थ है, एम्बेडेड इन दी अर्थ है, या इट इज सो अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन दी अर्थ। तो जैसे ही आपने उसको अर्थ से सिवियर किया, इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंडली क्या बोला है? इन थेफ्ट पोजेशन ऑफ द थिंग मैटर्स एंड नॉट दी ओनरशिप। ओनरशिप कभी भी मैटर नहीं करती है। फटाफट से क्विक रिविजन करेंगे कि क्या हमने 5 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे कल की क्लास में। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमने बोला था कि एक कोई चीज कब तक अर्थ से अटैच्ड रहती है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन सकती है? यस, एनीथिंग जो कि अर्थ से अटैच्ड है एंड जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट नहीं है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है एज सून एज इट इज सिवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। सेकंड एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा, कोई भी मूविंग इफेक्ट दिया आपने
उस सिवियरेंस से, तो हम बोलेंगे ये थेफ्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत भी पेड़ को हिला दिया, जड़ों से उखाड़ के वहां रखा हुआ ही है, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। अगर प्रयत्न किया तो फिर अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल मींस वो चीज जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड थी, ताकि हम एक कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहे हैं, अटैच करके रख रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी कहीं चली ना जाए या उसे कोई उठा के ना ले जाए। तो आपने एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर दिया, उस चीज को उससे बांध दिया। जैसे ही आपने वो ऑब्स्टैकल रिमूव किया जो कि उसको प्रिवेंट कर रहा था अपनी उस जगह से हटने के लिए, हम बोलेंगे कि मूविंग इफेक्ट दे दिया है। जो हम बोल रहे हैं ना यहाँ मूविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन 3 में और अच्छे से एक्सप्लेन किया दैट ऑब्स्टैकल रिमूव करना भी मूविंग इफेक्ट में आता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में क्या बोला, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एनिमल टू मूव। वो कोई भी मींस हो सकते हैं, आप उसके सामने एक बेट भी फेंक दो, अगर वो एनिमल मूव कर जाता है तो ये बोला जाएगा दैट यू हैव कॉज्ड मोशन टू दैट एनिमल। एंड जो भी उस एनिमल के साथ अटैच्ड है बेटा, anything that is attached to what you are trying to move, that will also amount to theft, क्योंकि वो चीज भी मूव की है ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में बोला है, कंसेंट में एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंसेंट उस पर्सन की भी आ सकती है जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, एंड उस पर्सन की कंसेंट भी आ सकती है जिसको कि उस पर्सन ने ऑथराइज किया है, उस पर्सन ने ऑथराइज किया है जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है। लेट्स रीड व्हाट इज मेंट बाय एक्सटॉर्शन। क्या होता है एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन मतलब सिंपल सी यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको एक फियर में डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डराया जा रहा है। यू कैन सी दिस मैन, ये क्या कर रहा है? डरा रहा है इसको। इंटेंशनली वन पर्सन पुट्स अनदर पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू। इंजरी किस चीज की हो सकती है कि भैया या तो तुमको कोई हर्ट कॉज कर देंगे हम, तुमको कोई इंजरी कॉज कर देंगे, या फिर तुम्हारे कोई अदर पर्सन को इंजरी कॉज कर देंगे। दिस पर्सन इज एक्चुअली कॉलिंग दिस मदर एंड आस्किंग टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, अदरवाइज ही इज गोइंग टू कॉज इंजरी टू हिज सन। तो मतलब इस वुमेन का, इस मदर का अपने बेटे में इंटरेस्ट है ना, अपने बेटे में एक इंटरेस्ट है। तो दैट मीन्स दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन, एंड वो फियर कॉज करके क्या किया जा रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन। दैट मीन्स वो फियर कॉज करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि दैट रॉन्ग डूअर और दैट अक्यूज पर्सन इज ट्राइंग टू डिसऑनेस्टली इंड्यूस दिस पर्सन हु इज बीइंग पुट इनटू फियर टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, valuable security, anything which can be converted into valuable security, that is IPC में defined है valuable security, yes or no, section number 30। so यहाँ पे कोई चीज डिलीवर करने को बोले, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने को बोले, या ऐसा कोई भी चीज जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, आपको इलस्ट्रेशन में देखना होगा, जो चीज आपको दे रखी है क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है कि नहीं आती है। फिर हम पढ़ रहे हैं रॉबरी, दैट इज रॉबरी दो चीजों से बनती है, एक तो थेफ्ट से रॉबरी बनती है, दूसरा एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनती है। तो कब थेफ्ट रॉबरी बन जाता है एंड कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है? तो इट सेज व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, जब थेफ्ट करते हुए आप ये सारे एलिमेंट्स पूरे कर दो तो हम बोलेंगे कि वो एक्सटॉर्शन बन चुका है। मतलब थेफ्ट प्लस फॉलोइंग एलिमेंट्स अमाउंट्स टू रॉबरी। एक्सटॉर्शन करते वक्त ये सारी चीजें एलिमेंट्स कर दिया तो इट विल अमाउंट टू रॉबरी। तो व्हेन इन ऑर्डर टू कमिट अ थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करने के लिए या थेफ्ट कमिट करते हुए, व्हाइल कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, चोरी करने से आपको जो माल प्राप्त हुआ है उसको ले जाने के लिए, उसको संभव करने के लिए, यू कॉज अ डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन टू एनी पर्सन, रॉबरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द ऑफेंडर कॉजेज एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। या तो आपने कॉज कर दिया या इसका फियर कर दिया कि इंस्टेंट हर्ट हो जाएगी, इंस्टेंट डेथ हो जाएगा या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा, इट अमाउंट्स टू रॉबरी। तो ये तीन एलिमेंट्स ध्यान रखना बेटा आपको ये पता करने के लिए, एंड to reach on to this conclusion whether the situation that you are given in examination hall is or relates to your robbery or relates to your theft. Clear hai? Extortion, when extortion becomes robbery, it says when at the time of committing extortion, वहां आप क्या कर रहे थे, यहाँ आप थेफ्ट कमिट कर रहे थे। ये देखो यहाँ बोल रहा है एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए। एक्सटॉर्शन मतलब आप किसी पर्सन को फियर कर रहे हो, भैया आई विल कॉज इंजरी टू यू और एनी अदर पर्सन हैविंग और एनी अदर पर्सन इन whom you are having the interest, उसको मैं इंजरी कॉज कर दूंगा, अदरवाइज डिलीवर दिस प्रॉपर्टी टू मी। दैट इज द क्रक्स ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए ऑफेंडर इज इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। जिस पर्सन को आपने फियर में डाला उस पर्सन के आप एक्चुअली प्रेजेंस में हो, दैट विल अमाउंट टू रॉबरी। एंड
commits extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt or wrongful restraint. क्या बोल रहा है, उस पर्सन को इंस्टेंट फियर में डाल रहे हो, इंस्टेंटली उसको डरा रहे हो, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का उसको डर दिखा रहे हो टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन. मतलब वो पर्सन भी मौजूद है जिसको आप इंजरी कॉज कर रहे हो, डर दिखा रहे हो, या फिर कोई दूसरा अन्य पर्सन जिसको आप इंजरी कॉज करने का बोल रहे हो कि मैं उसको कॉज कर दूंगा. तो ये दोनों ही पर्सन अवेलेबल है. ऐसा भी अगर है, by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing. So सिंपल सी चीज है, एक्सटॉर्शन में अगर पर्सन आपके सामने है, जिस पर्सन को आप फियर में डाल रहे हो, आप उसके प्रेजेंस में हो, वो आपके प्रेजेंस में, इट विल अमाउंट टू रॉबरी. बिकॉज वो प्रेजेंस में होने की वजह से ये तीनों में से कोई भी एक चीज हो पाएगी ना. वो इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वो हो पाएगी उस पर्सन को, खुद को जिसको आपने फियर में डाला है, या दूसरे पर्सन के लिए जिसमें कि उस पर्सन का इंटरेस्ट है. अंडरस्टूड? सो दैट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन. नाउ व्हाट इज डेकोइटी? सिंपल सी बात है कि जब ये रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग करे, इट अमाउंट्स टू डेकोइटी. Robbery means 5 or more person co-jointly commits or attempt to commit a robbery is said to a dacoity. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, as it is robbery वाला ही कॉन्सेप्ट है. बस यहाँ पे 5 लोग हो जाते हैं, जैसे ही 5 लोग इकट्ठे हुए तो ये क्या हो जाता है, डकैती हो जाती है. क्लियर? एक बेसिक डिफरेंस और समझ लेते हैं. डेकोइटी को इतना समझना मुश्किल नहीं है, बट थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जरा इसको स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंस की टेबल से समझ लेते हैं. इट सेज, पहला देखो क्या बोल रहा है, कंसेंट क्या थेफ्ट में होती है? नहीं, आप थेफ्ट में कभी पर्सन की कंसेंट नहीं लेते, चोरी छुपे उसको पता ही नहीं और पीछे से आपने माल गायब कर दिया. एक्सटॉर्शन में क्या होता है, कंसेंट इज ऑब्टेन रॉन्गफुली, कोर्जन करते हैं ना, हम उसको डराते हैं, फियर ऑफ इंजरी कॉज कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन. रॉबरी में क्या होता है, रॉबरी भी तो विदाउट कंसेंट ही होती ना, वो चाहे बेटा थेफ्ट से हो या एक्सटॉर्शन से हो. थेफ्ट विदाउट कंसेंट भी हो, थेफ्ट तो विदाउट कंसेंट ही होता है, और थेफ्ट से आगे रॉबरी बनेगी. एक्सटॉर्शन से आगे रॉबरी बन गई तो हम बोलेंगे कंसेंट तो है. कंसेंट तो है अगर एक्सटॉर्शन से रॉबरी बना है तो. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है थेफ्ट में, ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी. एक्सटॉर्शन में क्या हो सकता है, मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकता है, एंड सेम गोज फॉर द रॉबरी आल्सो. इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन. तो रॉबरी अगर अच्छे से देखोगे बेटा, तो अगर थेफ्ट से बनी है तो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, अगर एक्सटॉर्शन से बना है तो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों हो सकता है. ओके, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स कितने चाहिए थेफ्ट में, 1 और मोर. एक भी हो सकता है, एक्सटॉर्शन में भी 1 और मोर, लेकिन रॉबरी में भी 1 और मोर चलेगा. लेकिन डेकोइटी, क्योंकि रॉबरी से डेकोइटी होती है, तो डेकोइटी में 5 और मोर हमें चाहिए होंगे, यही इसका मेजर एलिमेंट है. ओके, फोर्स, क्या थेफ्ट में फोर्स की जरूरत है? नहीं. अगर मैं घर पे सो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि हमारे घर में किचन में घुस के कौन खाना पानी चुरा के ले चुका है, तो वहां पे फोर्स की कोई जरूरत नहीं है. नो एलिमेंट ऑफ फोर्स और कंपल्शन. एक्सटॉर्शन में चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, तभी तो हम उसको इंस्टेंट फियर दिखा रहे हैं, दैट वी विल कॉज इंजरी टू यू, एग्जिस्ट ऑन द पर्सन बीइंग पुट इन फियर ऑफ इंजरी. रॉबरी में चाहिए, यस, और रॉबरी में चाहिए किसका फोर्स या कंपल्शन? इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. फियर ऑफ एलिमेंट क्या थेफ्ट में है? एब्सेंट है. फोर्स ही नहीं है तो फिर यहाँ पे फियर कैसा होगा? एक्सटॉर्शन में है, बिल्कुल प्रेजेंट है फियर, एंड रॉबरी में भी प्रेजेंट है, बिकॉज दोनों ही, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी दोनों में ही हमारा फियर ऑफ इंजरी प्रेजेंट है. तो जब फियर ऑफ इंजरी प्रेजेंट है तो वहां पे, जब फोर्स प्रेजेंट है तो वहां पे फियर ऑफ इंजरी भी होना है. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, क्या विक्टिम खुद से प्रॉपर्टी डिलीवर करता है क्या थेफ्ट में? नहीं पता उसको, उसको पता ही नहीं है पीछे से माल गायब हो गया है, सो ही नेवर डिलीवर्स द प्रॉपर्टी. बट एक्सटॉर्शन में होता है, बिल्कुल होता है. रॉबरी बेटा अगर थेफ्ट से हुई है तो डिलीवरी नहीं होती है विक्टिम से, लेकिन अगर रॉबरी एक्सटॉर्शन से हुई है तो डेफिनेटली वहां पे डिलीवरी होगी प्रॉपर्टी की, डिपेंडिंग बोथ द सिचुएशन यू हैव टू राइट. ओके, व्हेन यू आर गोइंग इन मेंस. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग. स्टॉकिंग क्या होता है, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं. स्टॉकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर 354A, 54B, 354C और 354D. वी ऑल नो कि 354D में है, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाए वॉयरिज्म का, स्टॉकिंग का, हैरेसमेंट का. देखो 354A क्या डिफाइन करता है, व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. 354B बता रहा है असॉल्ट विद इंटेंशन टू डिस्टर्ब और मेक अ वुमन, कंपेल अ वुमन टू बिकम नेकेड, एंड 354C बता रहा है वॉयरिज्म, 354D बता रहा है स्टॉकिंग. इसके की पॉइंटर्स थोड़े से हमें माइंड में याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं. ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस और नहीं, और भी हैं, जैसे रेप हो गया, गैंग रेप हो गया है, ये सब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता है. सबसे पहले बोला है 354A, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय, फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है उस महिला को, डिमांड किया जा रहा है कोई सेक्सुअल फेवर्स के लिए,
या फिर उस महिला को पोर्नोग्राफी शो की जा रही है उसके विल के अगेंस्ट। बेटा कल की क्लास में ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, आई थिंक एग्जाम्पल ऐसा कुछ था, देयर वाज अ पर्सन हु वाज शोइंग अ वुमन पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर विल। किस में आ रहा था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट आ रहा था। ऑप्शंस दे रखे थे, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, बहुत सारे, सेक्सुअल असॉल्ट भी ऑप्शन दे रखा था, बट दैट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, showing pornography against the will of women. Fourth is making sexually colored remarks. Making sexually colored remarks. These all four elements or any of the four elements, if done against a woman, it will amount to sexual harassment. 354A. 354B की तरफ अब हम चलेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स 354B कहता है दैट अगर कोई भी असॉल्ट किया जा रहा है वुमेन के साथ विद इंटेंट टू डिस्टर्ब और कंपेल हर टू बी नेकेड, लज्जा भंग करने के आशय से अगर किसी भी महिला का असॉल्ट किया जाता है 354B में पनिशमेंट मिलने वाला है। एक तरीके का कह सकते हैं सेक्सुअल असॉल्ट है ये। 354C वॉयरिज्म बोल रहा है, दैट मींस ब्रीचिंग ऑफ द प्राइवेसी of a woman where a woman considers or expects her not to be watched or not to be seen by anybody when she is engaging in her private acts. Watching or capturing or disseminating image of a woman engaging in private act in circumstances she would usually have expectation of not being observed by anyone. तो तीन वर्ड ध्यान रखना बेटा, वॉचिंग, कैप्चरिंग और इवन डिसमेंटिंग। हमने एक्सप्लेनेशन में भी कल ये पढ़ा था कि अगर वो डिसमेंट, अगर वो पिक्चर क्लिक करने के लिए कंसेंट करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको डिसमेंट करते हो, किसी थर्ड पर्सन को दिखाते हो जिसके लिए कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, आप ये नहीं प्रिज्यूम करेंगे कि उसने उस डिसमेंटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिकेशन के लिए कंसेंट की थी। शी कंसेंटेड ओनली एंड ओनली प्रोबेबली फॉर वॉचिंग और प्रोबेबली फॉर कैप्चरिंग द वीडियो और फोटो, बट नॉट फॉर डिसमेंटिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। where when she is engaging in the private act. Now what is private act, ये भी हम कल ने डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट एक्ट में क्या जो है चीज इंक्लूड होती है। 354D that is stalking. What is meant by stalking? Obviously चाहे आप सोशल मीडिया हैंडल से या फिर फिजिकली किसी वुमन को बार बार फॉलो करो, एंड द कैच ओवर हियर इज व्हेन शी हैज क्लियरली शोन हर डिसइंटरेस्ट इन यू। स्टिल इफ वी आर फॉलोइंग, एंड ये सेगमेंट कौन सा, ये सेक्शन कौन सा है, ये जेंडर बाइज्ड है, वेयर द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड बोथ, विक्टिम कौन होगी, महिला होगी, एंड अक्यूज कौन होगा, मैन होगा। स्टॉकिंग मींस वेयर अ मैन फॉलोज अ वुमन to contact her to foster personal interaction repeatedly despite her disinterest. इसमें exceptions भी देखने हैं, अगर आपके पास lawful grounds है, reasonable grounds है, तो आप अगर किसी women का पीछा करते हो वो stalking की कैटेगरी में फिर नहीं आएगा, provided कि you must fall in that thing. Okay? रेप के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जो कि 375 में डिफाइंड है, 376, 376A, AB, D, DA, DB, E, काफी सारे तरीके से रेप को पनिश किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, लुकिंग इनटू थिंग कि कौन से कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, कौन से एलिमेंट्स फुलफिल कर रहा है। अब रेप कमिट करने का 4 मैनर आपको 375 में दे रखा है। अगर वो मैनर या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि रेप का ऑफेंस हुआ है। अगर कोई भी मैन पेनिट्रेट कर रहा है, इंसर्शन कर रहा है, मैनिपुलेटिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ वुमन और अप्लाइंग हिज माउथ, देन इट विल अमाउंट टू रेप। ध्यान रखना बेटा, मेडिकल प्रोसीजर है जहां पे वुमेन ने कंसेंट किया है मेडिकल प्रोसीजर के लिए, अगर वो वहां पे कंसेंट देने योग्य नहीं है तो उसके लीगल गार्डियंस है, अगर कंसेंट दे रहे हैं, इट विल नॉट अमाउंट टू रेप अंडर 7 सर्कमस्टांसेस। ये 7 सर्कमस्टांसेस ध्यान रखना, व्हेन 4 मैनर्स और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज फुलफिल्ड देन इट विल अमाउंट टू रेप। दैट इज फर्स्ट, उसकी विल के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है तो, उसकी कंसेंट के बिना ऐसा हो रहा है तो, दैट मींस शी हैवंट गिवन द कंसेंट, दैट मींस ये फोर्सफुल है। अगेंस्ट हर विल मतलब क्या, उसकी इच्छा नहीं है, यहाँ पे उसने कंसेंट नहीं दिया है, शी डिड नॉट कंसेंटेड। एंड women under 18 years of age, that means a woman below the age of 18 years, even if she has consented या फिर willful act वो भी indulged है, still it will amount to rape. ध्यान रखना 18 years अगर बिलो है, कंसेंट उसकी कंसिडर नहीं की जाएगी, कंसेंट विल नॉट मैटर। फोर्थ है विद कंसेंट, दिया तो कंसेंट है उसने, बट आपने फियर किया है डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, दैट इज अक्यूज ने यहाँ डेथ या ग्रीवियस हर्ट का फियर या एप्रीहेंशन कॉज किया है उसको, एंड देन शी गिव्स द कंसेंट ओवर देयर, इट विल नॉट अमाउंट टू अ वैलिड कंसेंट एंड द ऑफेंस विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रेप। यहाँ पे भी विद कंसेंट है, तीनों में विद कंसेंट है, लेकिन यहाँ का विद कंसेंट क्या कह रहा है, मिसबिलीव हर टू बी हस्बैंड, द पर्सन इज मेकिंग हर मिसबिलीव दैट आई एम योर हस्बैंड, उसको ऐसा महसूस करवा दिया गया है कि वो आपका पति है, एंड उससे कंसेंट ले ली, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट उसको करवाया गया है।
राइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 90 में भी, दैट कंसेंट इज नो कंसेंट इफ इट इज गिवन अंडर द फियर ऑफ इंजरी, इफ it is given under the misconception of the fact, if it is given by an unsound mind person, or if it is given by a child below the age of 12 years, that is not a valid consent, and the person acting under such consent also knows that the consent has been given under the fear of injury or misconception of the fact. 6 बोल रहा है विद कंसेंट तो है बट अनसाउंडनेस या इंटॉक्सिकेटेड है। वही बात हो गई, 18 ईयर से बिलो है रेप के केस में यहाँ पे, और यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड एंड अनसाउंड माइंड है। तो अगर वो भी कंसेंट ली है उनसे तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है। या फिर अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और एनी इनएबिलिटी, और कोई भी डिजीज से अगर वो ग्रसित है और उसकी वजह से वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, और उसके साथ इन 4 मैनर्स में कोई भी एक्ट हुआ है, दैट एक्ट विल अमाउंट टू रेप। एग्रीवेटेड रेप दैट इज 376 सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए इसको एक तरीके का एग्रीवेटेड रेप माना गया है, बिकॉज देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन, बेसिकली दिस criteria has been opted by us in order to memorize the segment। बाकी स्पेशल अक्यूज, स्पेशल वुमेन, स्पेशल केस जैसा नाम नहीं है। व्हाई द अक्यूज ओवर हियर इज स्पेशल, और व्हाई वी थिंक दैट इसको इस तरीके से, अगर इस पर्सन ने अक्यूज की कैटेगरी में फॉल करके ऐसा कुछ काम किया है तो वो एग्रीवेटेड है। बिकॉज बेटा ये सब आप लिस्ट देखोगे ना, यू विल रियलाइज दैट दीज आर ऑल द पीपल हु आर होल्डिंग अ पोजीशन जहां पे दे आर ऑथराइज्ड बाय लॉ और ड्यूटी बाउंड बाय लॉ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनकी ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट दी सिटीजन्स, टू इंश्योर दैट दे आर सेफ। और वही लोग जब ये एक्टिविटी कर दे, जब ये ऑफेंस कर दे, तो वो थोड़ा एग्रीवेटेड माना जाएगा जहां पे पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। सो इफ इट इज अ पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, आर्म्ड फोर्स मेंबर, जेल एक्सेट्रा का स्टाफ मेंबर है, हॉस्पिटल स्टाफ या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, कोई रिलेटिव है, गार्डियन है, टीचर है, ट्रस्टी, अथॉरिटी है, या कोई भी पर्सन जो कंट्रोल या डोमिनेंस में है, अगर वो विक्टिम के ऊपर ऑफेंस करे तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। क्यों बेटा? टीचर है, गार्डियन है, वहां एक विश्वास का रिश्ता है, पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, although your fiduciary relationship नहीं है, but they are in such a dominant position that anybody would recourse to them in order to protect their fundamental rights or protect their life। अगर हमको कोई भी ऐसा डर लगता है तो सबसे पहले किधर जाते हैं? पुलिस के पास ही जाते हैं ना। अगर वहीं पर ये एक्टिविटी हो जाए पुलिस कस्टडी में, तो वो ज्यादा ऑफेंस, या मैं कहूँ ज्यादा एग्रीवेटेड माना गया, बिकॉज ऑफ पनिशमेंट ज्यादा है। स्पेशल वुमेन, दैट मीन्स यहाँ वुमेन को जो है वो एक साधारण महिला नहीं होके थोड़ी, मैं कहूँ तो विक्टिम की जो यहाँ सिचुएशन है वो डिफरेंट है। कैसे? अगर प्रेग्नेंट वुमेन पे रेप कमिट किया गया बेटा, तो 376 सबसेक्शन 2 में एग्रीवेटेड पनिशमेंट है। डिसेबल्ड वुमेन है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, शी इज नॉट एबल टू resist to the offense that is taking place against her, or she's not able to take the right of private defense, है ना। इनकेपेबल वुमेन, जहां पे वो उसकी जो कंसेंट है वो कंसेंट देने मतलब योग्य नहीं है, नहीं दे पा रही है कंसेंट, और रिपीटेड रेप ऑन अ सेम वुमेन, तो यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा है। ओके, क्लियर है। स्पेशल केस ड्यूरिंग द वायलेंस और कम्युनल सेक्रेटेरियस, वायलेंस चल रहा है, वायलेंस का फायदा उठाकर अगर किसी ने रेप कमिट किया, 376 सबसेक्शन 2, ग्रीवियस हर्ट और लाइफ एंडेंजर्ड व्हाइल कमिटिंग रेप, ऐसा कोई बहुत ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है या लाइफ एंडेंजरिंग, उसको कोई ग्रीवियस हर्ट या ऐसा कुछ मैं कहूं तो डिजीज कॉज कर दिया है, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती है, देन इन दैट केस 376 सबसेक्शन 2 में बेटा वो पनिशेबल होगा। लास्ट कमिंग टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। क्या होते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस? 377 का क्रक्स बेटा पहले बहुत बड़ा था, लेकिन इसको नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में थोड़ा स्मॉल करके इसमें से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। इट सेज हुएवर वॉलंटरी has an carnal intercourse। what is carnal intercourse? carnal intercourse का कहने का मतलब है this is against the nature। प्रकृति हमको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती है, सो प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ करना carnal intercourse में आता है। against the order of nature with any man, women or any animal। if a man tries to have a sexual intercourse with animal, तो ये किस में आएगा? carnal intercourse आएगा और nature के against आएगा, because nature doesn't allows any procreation between a man and an animal or any sexual interaction between any or sexual intercourse between a man or animal or a woman or animal for that matter। clear? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या चैलेंज किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 377। 377 की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और ये बोला गया देयर माइट बी टू पीपल फ्रॉम द सेम जेंडर, दे माइट वांट टू लिव टुगेदर। नाउ अननेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में अगर आप इस चीज को डाल देते हो, सो फंडामेंटल राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो 377 की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को
चैलेंज किया गया। सो इस केस में स्टूडेंट्स 377 को स्ट्रक डाउन किया गया है। लेकिन देखना, डीक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अमंग एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी इंडिविजुअल्स अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, दैट इज नो मोर अ क्राइम नाउ, इट इज नो मोर अ क्राइम नाउ, इट इज कंसिडर्ड टू देयर राइट, देयर पर्सनल चॉइस, देयर पर्सनल लिबर्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर। लेकिन उसके साथ ही इसको इसीलिए कहते हैं बेटा पार्शियली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बट एट द सेम टाइम bestiality, intercourse with the minors or non-consensual sexual activity are within the bounds of 377. Non-consensual activities और वो भी कैसे carnal intercourse है, वो सब अभी भी इसकी कैटेगरी में है, 377 की कैटेगरी में। तो 377 का एम्बिट जो है वो काफी बड़ा था, जिसको अब रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्ट्स को कवर किया गया है, ऐसे एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया गया है जहां पर बेस्टियलिटी है या इंटरकोर्स विद माइनर है या अनसाउंड माइंड पर्सन जहां पे उनकी कंसेंट नहीं ली जा रही है। क्लियर है? एंड ऑर्डर ऑफ नेचर या नेचर के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है, वो अभी भी 377 में पनिशेबल रहने वाला है। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है। A is working in field with spade. The iron head of the spade flies off and hits a person who dies. क्या यहाँ पे कोई प्रिवेंशन लिया जा सकता है, कोई डिफेंस लिया जा सकता है? A cannot be prosecuted of any offense. A can be accused of murder. A can be accused of attempt to murder. A's act is not an offense if it is found that he had taken the proper caution. That is to say, अगर वो चाहे तो जनरल डिफेंस यहां ले सकता है कि उसने सारी के सारी प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया था एंड इट वाज मियरली एन एक्सीडेंट। सीधा सीधा कहां से आया बेटा? इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां एक्सटेंड करता है, मतलब कहां तक उसकी सीमा है? सबसे पहले तो ये देखो 96 ने आपको बोल दिया है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब ये आपका अधिकार तो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपको अधिकार मिलता है और ये अधिकार आपकी दैट इज पर्सन की खुद की बॉडी के लिए भी वो प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है, अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है, प्रॉपर्टी एंड बॉडी बोथ। और ये प्रॉपर्टी एंड बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी है, ओन लिख दूं या सेल्फ बोल दूं या अदर्स, ये भी इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है। 97 को अगर पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन 98 एंड 99 भी पढ़ना, 98 एंड 99 भी पढ़ना, जहां पे 98 बोल रहा है कि हम अनसाउंड माइंड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंड माइनर पर्सन के अगेंस्ट भी अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, जहां हमने माइनर को 82 83 में ये बोला कि बेटा इफ यू डू एनी ऑफेंस, 82 इफ बिलो द 7 इयर्स, above 7 years and below 12 years, section number 83, if they do any offense, तो हमने बोला कि नो क्राइम की कैटेगरी में आएगा, नो क्राइम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है आएगा। लेकिन क्या हम बैठ जाए अपने हाथ पीछे बांध के कि अच्छा ठीक है बच्चा है गोली मार रहा है तो मारने दो, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो मतलब ये तो ऑफेंस अगर कर भी दे तो उसको तो जनरल डिफेंसेस में वो जनरल एक्सेप्शंस में वो चला जाएगा, बट आप बैठ के गोली थोड़ी ना खाओगे, आपका भी तो एक ही जीवन है ना। So in that case what you can also exercise your right of private defense. तो 98 allows you कि आप 82 83 में माइनर के अगेंस्ट डिफेंस ले सकते हो। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है, कौन है बेटा? अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसको 84 में जनरल डिफेंसेस मिल रखा है, तो अनसाउंड माइंड पर्सन अगर आपके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन नंबर 89। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहा है, 85 86 में इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को डिफेंस मिल रखा है, 85 86, 85 इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देन इन दैट केस आप ऐसे पर्सन के अगेंस्ट भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। 99 में बोला when no private defense available, कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर है? ओके, सो यस क्वेश्चन सेज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस extends to defense of body only, defense of property only, defense of both body and property. This is both body and property, that is option number C is absolutely correct. Clear है? जनरल एक्सेप्शंस फटाफट से रिवाइज करेंगे। जनरल एक्सेप्शंस में कुछ लोगों को एक्सेप्शन मिल रखा है, कुछ कैटेगरीज या कुछ सिचुएशन में अगर वो ऑफेंस किया तो आप जनरल डिफेंस ले सकते हो। इट सेज फर्स्ट इज मिस्टेक, मिस्टेक किसका हो सकता है? फैक्ट का हो सकता है या लॉ का हो सकता है, सेक्शन नंबर 76 एंड 79। फिर कौन सा बोला हमने? माइनर ने अगर एक्ट किया तो 82 एंड 83, अनसाउंड माइंड पर्सन सेक्शन नंबर 84, नेसेसिटी हो गया, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो गया है, नेसेसिटी हो गया, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो गया, गुड फेथ विदाउट कंसर्न, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम गुड फेथ में
एक्ट अंडर थ्रेट कर रखा है 94, जुडिशियल एक्ट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज सेक्शन नंबर 77 एंड 78, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी सेक्शन 80, 81, विद कंसेंट अगर ऑफेंस किया है, दैट इज टू से पर्सन की कंसेंट तो हमने ले ली पर उसकी बेनिफिट के लिए हमने वो एक्ट किया है, ओके। प्राइवेट डिफेंसेस दैट इज 96 से लेके 106 एंड ट्रिफलिंग हार्म दैट इज सेक्शन नंबर 95। तो बाबा आपने दो दो विभाजित क्यों किए? वो इसलिए किया बेटा क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन, दैट इज टू से इंटेंशन की जरूरत नहीं है, इंटेंशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन है, बेसिकली यू नो और यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग, और इवन इफ इंटेंशन के साथ कर रखा है, knowing that this thing might cause the death, still आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है, सॉरी आई मीन टू से जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हो, जनरल डिफेंस मिलता है, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको वो एक्ट करना पड़ा, क्लियर है? ये कल की क्लास में स्टूडेंट्स हमने प्राइवेट डिफेंसेस को एक बार अच्छे से रिवाइज किया था, है ना? कल की क्लास में हमने प्राइवेट डिफेंसेस दैट इज टू से प्रीवियस आईपीसी के लेक्चर में हमने प्राइवेट डिफेंसेस को अच्छे से समझा था कि प्राइवेट डिफेंस किसके लिए मिलता है, बॉडी के लिए, वो अपनी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी सेल्फ हो सकती है, अदर्स की हो सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। किसके अगेंस्ट मिलता है प्राइवेट डिफेंस? जो भी पर्सन हार्म कॉज करे, इट कैन इंक्लूड एंड इट विल इंक्लूड माइनर अनसाउंड माइंड एंड इवन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? सेक्शन नंबर 99, that is when there is no reasonable apprehension, right? when there is no reasonable apprehension, कोई reasonable apprehension ही नहीं है, आपको fear ही नहीं है, नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं मिलेगा जब वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और जब हमको पता है कि दैट पर्टिकुलर राइट और अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू दैट पर्सन। थर्ड इज देयर इज टाइम टू रिकोर्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, आपके पास इतना समय है कि आप जाके पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स कर सकते हैं, आप जाके पुलिस ऑफिसर से बात कर सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा के लिए उनके सामने अप्लाई कर सकते हैं। यू नीड नॉट टेक दी और यू नीड नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, क्लियर है? फिर हमने बोला प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी 100 से लेके 102 तक, तो बोला कब आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो, अगर आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि या तो डेथ कॉज कर दी जाएगी, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, घोर उपपत्ति रेप हो जाएगा, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और अबडक्शन, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास रिकोर्स ना कर जाए, या थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग द एसिड। ये 2013 के बाद ऐड हुआ था बेटा, जो हमें पता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एसिड अटैक आया था, जिसमें 326A एंड 326B को एक ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। उसके बाद इस चीज को भी क्या डाला गया है, प्राइवेट डिफेंस की एम्बिट में डाला गया है। इट सेज एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो जो यहाँ पे हमें डेथ के क्राइटेरिया दे रखे थे कि हम 7 सिचुएशन में डेथ कॉज कर सकते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे सेक्शंस है, सेगमेंट्स भी हो सकता है, ऐसा ऑफेंस भी हो सकता है जहां पे हम डेथ कॉज नहीं कर सकते, तो वहां करेंगे क्या? वहां अदर कोई हार्म कॉज कर दीजिए, इट कैन बी हर्ट, इट कैन बी ग्रीवियस हर्ट, लेकिन वो अदर ऑफेंसेस जो बचे हुए ऑफेंसेस है उन मामलों में। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस कब होता है? जब हार्म आपका अराइज होता है, और कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक आपका हार्म कंटिन्यू रहता है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब ये डर है कि ऑफेंस है किसका, रॉबरी का, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिसचीफ बाय फायर ऑन टेंट है, वेसल है या बिल्डिंग है, या थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि या तो डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। उन सारे ही सिचुएशन में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का प्राइवेट डिफेंस मिलता है। अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी और की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किस एक्सटेंट तक हम कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं? क्या हम कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम कोई भी अदर हार्म भी कॉज कर सकते हैं, क्लियर है? अदर देन डेथ, व्हाट इज इट? अदर देन डेथ, एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, डेथ के अलावा कोई भी हार्म, तो इट मींस एनी अदर ऑफेंस, ठीक है? तो कोई भी इन चारों के अलावा कोई भी अदर ऑफेंस है तो आप उसमें डेथ कॉज नहीं करके कोई और अदर हार्म कॉज कर सकते हो ऑफेंडर को। कमेंट्स कब हो जाता है स्टूडेंट्स? व्हेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा हार्म बिगिन हो जाता है। कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक हार्म कंटिन्यू रहता है। और सीज कब हो जाता है? जब तक ऑफेंडर पकड़ा ना जाए या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिट्रीट ना कर दी जाए। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कल की क्लास में हमें डिस्कस करना था, जो कि रह गया, दैट इज एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में कितना एक्सरसाइज कर लूं,
अगर किसी पर्सन ने मुझे चाटा मारा तो क्या मैं तलवार चला दूं उसके ऊपर, या मैं उसको बंदूक से गोली से मार दूं? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली नो पर्सन शुड बी सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एनीबॉडी, है ना। हर चीज का सोल्यूशन निकलता है, कॉपरेट करो तो अच्छे से सोल्यूशन मिल सकता है। बाकी लड़ाई झगड़े मारपीट से क्या ही होगा, अपना जीवन बर्बाद होगा, वक्त बर्बाद होगा, और सबसे बड़ी चीज दिमाग खराब होगा। जहां पे आप इस दिमाग को, भगवान ने जो इतनी बढ़िया अच्छी चीज दी है, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करके अच्छा कर सकते थे। बट एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सटेंड करता है? नॉट मोर देन हार्म इन्फ्लिक्टेड, ओनली दैट मच विच इज नेसेसरी फॉर डिफेंस। आप सिर्फ उतना हार्म एक्सरसाइज कीजिए जितना कि आपके डिफेंस के लिए जरूरी है। दैट इज टू से प्राइवेट डिफेंस शुड बी इन प्रपोर्शन टू दी हार्म। आप इस पिक्चर में ही देख लो, अगर ये महिला डंडा लेके आई है तो ये भी डंडा ही लेके आई है, ऐसा नहीं ना ये तलवार लेके आ गई। वो अलग बात है कि यहाँ पे ऑडियंस आपको देखने को मिल रही है, देख ही रही है ना, दो लोगों में झगड़े होते हैं तो ऑडियंस को सबसे ज्यादा मजा उसे देखने में ही आता है। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ने स्टूडेंट्स प्रपोर्शन में अपना अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। एंड रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, प्राइवेट डिफेंस कभी भी आपको इनिशियल एग्रेसर के अगेंस्ट कभी नहीं मिलेगा। इनिशियल एग्रेसर के अगेंस्ट हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है बेटा। इफ दिस लेडी इज अ इनिशियल एग्रेसर, सॉरी, इनिशियल एग्रेसर को प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। इफ शी इज एन इनिशियल एग्रेसर एंड शी एक्सरसाइजेस हर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कैन दिस लेडी, द फर्स्ट लेडी, से दैट आई हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज दिस लेडी इज बीटिंग मी इन हर प्राइवेट डिफेंस? तो मैडम, यू वर द इनिशियल एग्रेसर, यू वर द पर्सन और यू वर दैट लेडी हु इनिशिएटेड दिस थिंग। आपने ही तो बैठ के आग लगाई थी, आपने ही तो बैठ के मामला शुरू किया था। तो अब ये जब औरत आपको पीट रही है तो अब आप दुखी क्यों हो रही? खाइए मार, बिकॉज आपने शुरू किया था। सो इनिशियल एग्रेसर को कभी भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। रिस्क ऑफ हार्म, दैट इज रिस्क ऑफ हार्म। ट्रांसफर ऑफ मैलिस अलग है बेटा ना। रिस्क ऑफ हार्म क्या कहता है, सुनना अच्छे से। रिस्क ऑफ हार्म इतना कहता है दैट यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू नो कि ये पर्सन आपको हार्म कॉज कर रहा है, बट देर आर एन नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू। यू नो दैट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन यू नीड टू शूट, आपको शूट करना पड़ेगा। बट आप अगर शूट करते हो तो आपको पता है कि ये जो और आसपास जनता खड़ी है, जो पब्लिक खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, उनको लग सकता है। एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू शूट। हवा में ही गोली चलाओगे, लेकिन चलानी पड़ेगी ताकि इस इंसान को आप खुद की लाइफ, अपनी लाइफ को थ्रेट देने से बचा सको। सो यू आर अलाउड टू रिस्क दैट हार्म। आप उस हार्म का रिस्क ले सकते हो जो कि इनोसेंट लोगों को कॉज की जा सकती है, जो कि इनोसेंट लोगों को हो सकती है वो हार्म। सो रिस्क ऑफ हार्म टू whom? To innocent persons. If in exercise of right of private defense, when apprehension is of death, apprehension किसका है? apprehension जब हमें डेथ का है, ध्यान रखना। रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन तब भी कॉज कर सकते हैं when the apprehension is of death and the defendant is in such a situation that he cannot effectually exercise। वो ऐसी सिचुएशन में है जब वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्या? अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। cannot effectually exercise that right without risk of harm to innocent person, then in that case his right of private defense extends to running that of risk। running to that of risk मतलब फिर वो इन innocent लोगों की भी डेथ कॉज कर सकता है, बिकॉज उसके पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि वो भी बैठे बैठे यहाँ पे मार खा लेगा या फिर बैठे बैठे यहाँ पे बोलेगा हाँ आजा गोली मार ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। यू आर अलाउड टू टेक द रिस्क ऑफ हार्म टू cause the harm, risk to cause the harm to innocent persons। illustration क्या बोल रहे देखो। A is attacked by a mob who attempts to murder him। मॉब आ गई सामने, मान लो 100 लोग आ गए सामने। अब हो सकता है उसमें तो 2-5 ही मारना चाहते हो, बाकी तो उन लोगों को भड़का वगैरह के लेके आ गए हैं। तो अगर वो 2-4-5 को भी डराना है तो गोली तो मारनी पड़ेगी ना, हवा में भी चलानी पड़ेगी। सो अगर जिनकी गलती नहीं है वहां पर भी शूट कर दिया और या उनको गोली लग गई है तो 106 का बेनिफिट मिलेगा। ही कैन नॉट effectually exercise his right of private defense without firing at mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob। मॉब के साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो उसमें भीड़ में खो गए हैं, तो उसको पता है कि वो शूट करेगा तो हो सकता है बच्चे को भी लग जाए। A commits no offense if by so firing he harms any of the children को अगर उसने harm भी किया तो। Very important, extent of private defense against public servant। क्या हम public servant के against कभी भी right of private defense exercise कर सकते हैं? General rule is no, never, कदापि नहीं, सोचना भी नहीं है।
पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या मैं कह सकती हूँ पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कभी भी बेटा हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच यू कैन एक्सरसाइज, जहां आपकी गलती नहीं है बट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको एक्सरसाइज करना पड़ सकता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जनरल रूल इज कभी नहीं कर सकते, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। When an act is done by the direction of a public servant, when an act is done by the direction of public servant, unless he knows that the person doing the act is a person doing an act is acting by such direction, जब ये व्यक्ति कोई पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पर एक्ट कर रहा है और इसको पता ही नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पर एक्ट कर रहा है, हमें पता ही नहीं कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पर एक्ट कर रहा है, हमें लगा ऐसे ही आ गया एक्ट करने के लिए, यू कैन यूज योर प्राइवेट डिफेंस। सेकंड बोल रहा है अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही इज डूइंग सो, ये पर्सन बता देना कि भैया मैं इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के डायरेक्शंस के अंदर एक्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के वारंट के अंदर मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ, बता दो, तो फिर प्राइवेट डिफेंस का राइट हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। लेकिन अगर नहीं बताया और आपको डर है कि आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर लेगा, पकड़ के ले जाएगा, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। थर्ड बोल रहा है इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड, इसने डिमांड किया, ऑफेंडर ने डिमांड किया प्लीज शो मी दैट अंडर विच अथॉरिटी यू आर ट्राइंग टू अरेस्ट मी, मुझे वो अथॉरिटी बताओ जिस अथॉरिटी के तहत आप हमें अरेस्ट करने आए हो, आखिर क्या सबूत है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो। तो आपके पास राइटिंग में वो अथॉरिटी थी ना, वो कागज था ना, वो तो दिखा देते, लेकिन जब उसने डिमांड किया आपने प्रोड्यूस नहीं किया, देन इन दैट केस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्राइवेट राइट का या मैं कहूँ प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो एक्सरसाइज करने का राइट हमारे इस पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 जो आपको बोल रहा है दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्लियर कट प्राइवेट डिफेंस पर दिखने वाले हैं, आपको क्लियर कट बहुत सारे क्वेश्चंस प्राइवेट डिफेंस पर दिखने वाले हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ किस सिचुएशन में? इन केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट एंड डेथ, एब्सोल्युटली बेटा बॉडी का प्राइवेट डिफेंस बोला है इन्होंने। ओके, इन केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग रेप, रेप भी है। इन केस ऑफ असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन, हाँ जी ये भी है। एसिड अटैक भी है, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट भी है, सारे के सारे। सो ऑल ऑफ दीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? ओके जी, कल्पेबल होमिसाइड हमने कल पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से बिकॉज हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के हैं। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग को अगर कोई व्यक्ति मारता है, होमी मींस व्हाट? इट मींस मैन, होमो मींस मैन, साइड मींस टू कट और किल, दैट मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर ह्यूमन बीइंग को मारा तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। कल्पेबल होमिसाइड के तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमको मर्डर में भी देखने को मिलते हैं। सो मैम वेयर डज द डिफरेंस लाइज? डिफरेंस लाइज ओनली एंड ओनली इन द ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, या मैं कहूं तो डिग्री ऑफ द ऑफेंस, किस तरीके से ऑफेंस कमिट किया गया है या व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस इन विच मोड, और हम कहें तो कितना हीनियस या कितना सीरियस तरीके से ऑफेंस किया गया है, वो फिर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर की जो मैं कहूं विशेषता है जहां पे हम अंतर देख सकते हैं, उसमें आपको फॉल करने को दिखेगा। whoever causes death, यहाँ पे भी डेथ हो रही है किसके थ्रू? ऐसे एक्ट के थ्रू विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। क्लियर कट है कि आपको डेथ कॉज करना है, उसका इंटेंशन है, तलवार से मारा, इट इज कल्पेबल होमिसाइड। विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, पहला इंटेंशन क्या था? हम डेथ कॉज करेंगे। सेकंड इंटेंशन क्या था? कि हम बॉडीली इंजरी, ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेंगे जिससे कि डेथ हो सकती है, सच बॉडीली इंजरी एज इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। एंड थर्ड इज आपका इंटेंशन चलो माना नहीं है, बट यू हैव द नॉलेज, यू आर अवेयर अबाउट दिस, यू आर सफिशिएंट मैच्योर, इतना बुद्धि है, भगवान ने इतना समझ दिया है दैट आपको इतना नॉलेज है दैट यू आर लाइकली टू कॉज द डेथ, कि जो आप एक्ट कर रहे हो उससे डेथ हो सकती है। बेटा अगर मैं किसी को 440 वोल्ट का झटका दूं, किसी के ऊपर जोर से छत के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंक दूं, तो आई नो ना कि वो एक्ट ऐसा है कि डेथ हो सकती है। भले मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को मारना नहीं चाहती हूँ, बट आई हैव द नॉलेज, आई एम अवेयर अबाउट दैट फैक्ट, कल्पेबल होमिसाइड में वो फॉलो जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड के तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, जहां पे हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बोला कि अगर कोई पर्सन इज ऑलरेडी लेबरिंग अंडर एनी डिजीज एंड वी इन्फ्लिक्ट एनी बॉडीली इंजरी जिससे एग्रुवेट होके उसकी डेथ कॉज हो जाए, वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट टेक द डिफेंस दैट दैट पर्सन वाज लेबरिंग अंडर द डिजीज, इट इज नॉट माय फॉल्ट, नो, योर inflicting of the injury aggravated that particular disease and because of which the death was caused, so you are definitely responsible for that.
तो कोई भी बॉडीली इन्फॉर्मिटी या डिजीज या डिसऑर्डर से पर्सन गुजर रहा है, आपकी बॉडीली इंजरी कॉज करने के वजह से दोनों मिली और डेथ कॉज हो गई, यू विल बी लाइबल. You will be liable for culpable homicide. You cannot take the defense of the fact that the person is going through any disorder, deformity या infirmity या फिर bodily disease. Explanation number 2 में क्या बोला? ये बोला कि अगर किसी पर्सन को अपने bodily injury cause किया and that person doesn't get the skillful treatment or doesn't get the treatment on time, so you cannot say that this person died because उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला. अगर इसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये मरता नहीं, तो मेरी तो गलती नहीं है. नो, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिला नहीं मिला, that is not the matter of issue, that is not a matter of concern. Matter of concern is that you caused a bodily injury जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो चुकी है. एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर देयर इज एनी चाइल्ड हु इज इन मदर्स वूम, उसकी डेथ कॉज करते हैं तो वो होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज ही इज स्टिल नॉट बॉर्न. जो बॉर्न नहीं हुआ, जो पैदा नहीं हुआ, वो ह्यूमन नहीं है, अभी भी वो माँ के कोख में है. दैट मीन्स अभी भी वो फीटस की कैटेगरी में है. अगर उसकी डेथ कॉज की गई तो इट विल अमाउंट टू फीटिसाइड एंड नॉट होमिसाइड. फीटिसाइड की डेथ हुई तो आपके सीआरपीसी में इस सॉरी आईपीसी के इस चैप्टर में, या मैं कहूं स्पेसिफिकली सेक्शन में जो है ऑफेंस में, पनिशमेंट में नहीं आएगा. मिसकैरेज एंड पीसीपीएनडीटी में डेफिनेटली वो जाने वाला है, बट वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा इफ इन केस एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड इज ब्रॉट फोर्थ. कोई भी पार्ट या फिर वो थोड़ी देर के लिए भी ब्रीथ किया हो एंड उस चाइल्ड की डेथ कॉज कर दी जाती है, इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड. मर्डर में मैं फिर से बोल रही हूँ, ग्रेविटी एंड डिग्री का फर्क पड़ता है. whoever by an act causes the death of a person. पहला बोला विद इंटेंशन, क्लियर कट इंटेंशन है कि किसी को मारना चाह रहे हो, जहर दे दिया, दैट मींस मारना चाहते हो. सेकंड इज विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, जहां पे आपका इंटेंशन तो सिर्फ बॉडीली इंजरी कॉज करने का, लेकिन उसके साथ ये भी पता है कि ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने से डेथ कॉज हो सकती है उस पर्सन की, इट विल अमाउंट टू मर्डर. थर्ड ये बोलता है कि आप इस प्रकार की बॉडीली इंजरी दे रहे हो बेटा विच इज सफिशिएंट. अगर वो इन्फ्लिक्ट हो गई, बॉडीली इंजरी जो आप इंटेंट करना चाह रहे हो, अगर वो इन्फ्लिक्ट हो गई तो वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स में कि डेथ हो जाएगी. अगर मैं एक धारदार तलवार से किसी को पेट पर मार दूं तो मुझे पता है ना कट जाएगा ये व्यक्ति, तो बॉडीली इंजरी भी होगी, किडनी पे हो जाएगा, पैंक्रियास पे लग जाएगा, हार्ट पे लग जाएगा, किधर को भी लगा तो ये पर्सन मर जाएगा. फोर्थ इज ही नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि शायद एक माइक्रो सेकंड में न लगे डेथ कॉज होने में, वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा. कोई पर्सन बैठा है, उसकी सीट के नीचे हमने बॉम्ब लगा दिया, उसको गोली से शूट कर दिया. So this amounts to what? This amounts to clear cut murder, जहां possibility या probability of death बहुत ज्यादा heavy है. That it must in all probabilities cause death. All probabilities मतलब हर situation में चाहे कुछ भी हो जाए, बचने का कोई आसार नहीं है, यहाँ पे डेथ कॉज होगी ही होगी. तो आपको अगर ऐसी चीज का नॉलेज है, इट विल अमाउंट टू मर्डर. एक्सेप्शंस थे, मर्डर के 5 एक्सेप्शंस थे. अगर आपको प्रोवोक किया किसी ने, आपने उसका मर्डर कॉज कर दिया, इट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर, रादर इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. अगर किसी के साथ सडन फाइट हो गई, आपने इनिशिएट नहीं की, किसी के साथ सडन फाइट हो गई, उस सामने वाले पर्सन ने इनिशिएट किया, आपने मर्डर कॉज कर दिया है, इट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर, रादर इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर एक्सीडेड इन गुड फेथ, पुलिस ऑफिसर को पावर दे रखा था, गो एंड अरेस्ट अ पर्सन, और उसने अरेस्ट करते वक्त किसी पर्सन को शूट कर दिया, उसकी डेथ कॉज हो गई है, मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि जो आपको पावर्स दे रखे थे, आपको बोला था भैया अरेस्ट करके आना, आप तो उसको मार दिए, आप तो उसको मार दिए, मारना नहीं अलाउड था, मारने को बोला ही नहीं था. दिस विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ठीक है. एक्सेस फोर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का हमारा राइट है. 96 बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन राइट ऑफ, इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आपने एक्सीड कर दिया, किसी ने एक चाटा मारा, आपने 2 चाटे मार के उसको स्वर्ग लोक पहुंचा दिया. ऑब्वियसली बात है, 2 चाटे में तो कोई नहीं पहुंचेगा, बट एग्जाम्पल ले लो ऐसा, किसी ने आपको चाकू से स्टैब किया, आपने गोली मार दिया. अरे चाकू से या लाठी से स्टैब किया है तो प्रोवाइडेड आप भी लाठी उठा लेते, आप भी एक पैर पे पत्थर मार देते, बट सीधा गोली मार देना, 10 बार शूट कर दिया, दैट मीन्स यू हैव एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ओके. कंसेंट, अगर किसी पर्सन ने कंसेंट दे दी तो मर्डर में तो नहीं आएगा, बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डेफिनेटली आएगा. ये जो प्रोवोकेशन बोला है हमने कि प्रोवोकेशन अगर आपको किसी ने किया, रुस्तम मूवी का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, तो वो आपके मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कि वो प्रोवोकेशन पहला तो सेल्फ नहीं होना चाहिए, खुद से ही प्रोवोक हो गए, किसी पर्सन से नफरत करते हो, देखा नहीं भड़क गए, सो वो चीज अगर हुई है तो वो प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपका खुद का प्रॉब्लम है. स्टिल अगर ये बेटा ये तीनों चीजें प्रोवोकेशन को लीड नहीं हुई है तो ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा. मतलब अगर ये तीनों चीजें प्रोवोकेशन में नहीं है तो डायरेक्टली किसको अमाउंट करेगा, ये डायरेक्टली मर्डर को अमाउंट करेगा.
आगे देखो, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ, लॉ के ओबीडियंस में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, आपने बोला ऐसे कैसे मेरे को हाथ लगाते, मेरे को हथकड़ी बांध के लेके जा रहा था, आई गॉट प्रोवोक्ड एंड आई किल्ड दिस पुलिस ऑफिसर, नो, व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग हिज लॉफुल ड्यूटी बाय द कलर ऑफ हिज ऑफिस, by the color of, or he is not doing anything ultra virus, he is not going beyond the powers that is given to him by the law, he is still in rightful position. तो ऐसा राइट एक्सरसाइज करते हुए, दैट इज जैसे पुलिस ऑफिसर ऐसा ड्यूटी एक्सरसाइज करते हुए आप बोल रहे हो कि मुझे प्रोवोकेशन हो गया, नॉट अलाउड। ऐसी चीजों से प्रोवोक होकर ऑफेंस कमिट किया, किसी का डेथ कॉज किया, मर्डर की कैटेगरी में आएगा। थर्ड बोल रहा है, गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई पर्सन आपके द्वारा किए गए ऑफेंस का जब वो प्राइवेट डिफेंस ले रहा है और वो राइटफुल प्राइवेट डिफेंस ले रहा है और उसको रिटेलिएट करते हुए आप बोलो कि इसने मुझे प्रोवोक कर दिया, ये अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने इसका मर्डर कॉज कर दिया, सो आई विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मर्डर। नहीं, अगर मैंने किसी को एक चाटा मारा तो वो भी तो वापस दो चाटे मारेगा ना। अगर वो दो चाटे मारा तो कहना इसे कि मैंने इसको शूट कर दिया क्योंकि ये मुझे दो चाटे मार रहा था, या मैंने इसको चाकू से मारा, ये मेरे सामने बंदूक लेके आ गया इसलिए मैंने इसको बंदूक मार दिया क्योंकि बंदूक लेके आया था तो आई गॉट प्रोवोक्ड। नो मैम, यू आर एन इनिशियल एग्रेसर, I was the one who began the matter first, so I cannot claim the defense of provocation because that was a provocation जहां कहानी मुझसे शुरू हुई है, वो सामने से नहीं मिला प्रोवोकेशन, सामने वाला पर्सन राइटफुल प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, उससे मैं कभी प्रोवोक नहीं हो सकती। ओके, राइटफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट गिव्स यू अ राइट, डज नॉट गिव यू अ राइट टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन you are an initial aggressor. Okay, in such case it will not amount to murder, rather it will amount to culpable homicide not amounting to murder. क्लियर है ये चीजें? इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को पढ़े तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड। कल्पेबल होमिसाइड जो है बेटा वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है इफ इट इज कमिटेड अंडर इंटॉक्सिकेशन, इन एंगर, विदाउट प्लानिंग और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर मतलब वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन के रह जाएगा, मतलब थोड़ी कम पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर में ज्यादा मिलती है। अगर ये कमिट हुआ है इंटॉक्सिकेशन में, अगर ये कमिट हुआ है एंगर में, अगर ये कमिट हुआ है विदाउट प्लानिंग में या सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में, अगर आपने किसी का भी मर्डर कॉज कर दिया तो ये मर्डर नहीं होगा, तो ये मर्डर नहीं होगा, इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर में तब्दील नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही रहेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट every culpable homicide is not murder, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आगे देखो, बराबर है? क्लियर है? देखो यही चार हमें चीजें दे रखी थी, एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज A on provocation by B kills C, B's child। भैया प्रोवोकेशन आपको किसने दिया? बी ने दिया, आपने जान किसकी ले ली? सी की ले ली। क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। A can be charged for murder, absolutely A cannot be charged for murder, B is guilty for abetment। right answer is that A can be charged for murder because आपने जिससे प्रोवोक हुए हैं आप उसकी डेथ कॉज कीजिए, आप उसके चाइल्ड की डेथ जो है वो कॉज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A attempts to steal some jewels by breaking open a box but finds none, A is guilty of। पहली बात तो आपने वो चीज को मूव कर लिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया, आउट ऑफ द पोजेशन किया, विदाउट कंसेंट किया, कर लिया ना। आगे आपको चीज मिला नहीं मिला वो आपका प्रॉब्लम, वो आपकी किस्मत का प्रॉब्लम इनफैक्ट, बट यू हैव कमिटेड अ थेफ्ट। A is guilty of theft, burglary, dacoity और none of the above। किसके लिए गिल्टी है स्टूडेंट्स? किसके लिए ये व्यक्ति गिल्टी है? A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box but he find none। लेकिन ओपन कर दिया बॉक्स, ये बेसिकली बेटा अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए होगा। किसके लिए होगा? अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए होगा, थेफ्ट के लिए नहीं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अटेम्प्ट टू थेफ्ट किधर की दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा तो ऐसा नहीं मैम क्लोजेस्ट थेफ्ट लग रहा है तो चले जाना, इट विल बी नन ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, देखो क्या बोल रहा है। A finds ₹1000 नोट ऑन अ रोड, 1000 रुपीज का नोट मिला रोड पे।
He has no idea as to whom ₹1000 note belong. पता नहीं था किसको वो नोट बिलोंग करता है. He picks up the note he has committed. That means he is the finder of lost goods. हाँ की ना? He is a finder of lost goods, and finder of lost goods की ड्यूटी किसके बराबर होती है? बेली के बराबर होती है. That is, you need to take reasonable care and caution in order to protect that property from any type of destruction. And you also need to ensure that you try to find out the owner of that property. Reasonable expenses खर्च करके भी उसका ओनर ढूंढिए, and whenever you find that owner, you give that property back to that owner, provided you can claim the lawful charges that you incurred in order to find that person. उसने वो नोट उठा लिया. अब उसने क्या किया यहाँ पे? थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अटेम्प्ट टू थेफ्ट. थेफ्ट तो पहले होगा ही नहीं क्योंकि वो किसी के पोजेशन में नहीं था, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट एंड थेफ्ट तो निकल गया. क्या ये मिसअप्रोप्रिएशन हुआ? क्या मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक उसने उसको खुद के लिए यूज नहीं किया है. He haven't used it for his own purpose. तो जब तक खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं किया ना, तब तक वो किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? वो मिसअप्रोप्रिएशन कैटेगरी में नहीं आएगा. सो ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. क्लियर है? चलो जी. Which of the following is not a grievous hurt? घोर उपत्ति में कौन सी चीजें नहीं आती है? काफी बेहतरीन सेगमेंट है. कौन सी चीज घोर उपत्ति में नहीं आती है? तो देखो, इन्होंने बोला परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर होती है, डिसलोकेशन ऑफ टूथ होता है, एमास्कुलेशन भी होता है, एनी हर्ट विच कॉजेज द सफरर बॉडीली पेन फॉर 10 days ना 20 days वाला होता है. सो क्या नहीं आता है? डी ऑप्शन जो है ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता. इसी बात पे हो जाए दैट व्हाट इज हर्ट एंड व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट. हर्ट का डिफाइंड है 319. इट सेज हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी. बॉडीली पेन क्या, डिजीज क्या, इन्फर्मिटी क्या, 319 में सीधा हर्ट है. और यही हर्ट बेटा ग्रीवियस हर्ट तब हो जाती है जब ये सारी चीजें होती है. ये वाली सारी चीजों में से कुछ भी हो, द हर्ट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीवियस हर्ट. फॉलोइंग हर्ट इज डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट. कौन सा है? इमास्कुलेशन हुआ तो क्या हुआ? तो इमास्कुलेशन हुआ तो वो हर्ट क्या हो जाएगा? ग्रीवियस हर्ट में तब्दील हो जाएगा. परमानेंट प्राइवेशन ऑफ आइदर ईयर, साइट ऑफ द आइदर ईयर, हियरिंग ऑफ द आइदर ईयर और एनी मेम्ब्रेन. दैट इज टू से अगर आंखों की रोशनी चली गई, कानों की सुनने की क्षमता चली गई, कोई मेंबर है या जॉइंट है, उसका परमानेंट प्राइवेशन हो चुका है, वो ठीक होने की हालत में ही नहीं है, ग्रीवियस हर्ट. डिस्ट्रक्शन of power of any member or joint. Power of any member or joint means what? That you cannot now use that hand or use that leg for any purpose. तो वो जो पावर थी, वो क्षमता थी, वो खत्म हो गई. प्राइवेशन क्या हो गया? कि वो चीज टूट के अलग ही हो चुकी है, पूरी सेपरेट हो चुकी है. नाउ इट इज ऑफ नो यूज. फोर्थ बोल रहा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस. शक्ल और सूरत की या जो हेड की जो दशा है, वो पूरी के पूरी परमानेंट तरीके से डिसफिगर कर देना. फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ. फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है. परमानेंट प्राइवेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है. डिसलोकेशन ऑफ अ टूथ, दांत टूट हट गया है, ठीक है, बोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है. Sixth is hurt which endangers the life or causes the sufferer to stay in a severe bodily pain. ऐसी कोई हर्ट है जो सिवियर बॉडीली पेन में रहने को आपको मजबूर कर दे, या जहां पर अ पर्सन इज नॉट एबल टू कैरी और फॉलो हिज डेली परस्यूट्स फॉर मोर देन 20 days. ये क्लियर कट किस में आ जाता है? ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाता है. So these are all the cases students जहां पे hurt gets converted into grievous hurt. ये चीज ध्यान रखना. Moving on to question number 40. देखो क्या कहता है. Which of the following acts constitutes the commission of theft? That means clear cut आपको examples और illustrations पे ध्यान रखना है. C finds a necklace in the bedroom of D and C retains that necklace. necklace को retain कर लेता है, मतलब अपने possession में रख लेता है ना? theft. परमिशन लिया क्या? फैक्ट्स कहीं पर भी शो कर रहा है कि डी का उसने कंसेंट लिया या ऐसा कुछ है? नथिंग. सी फाइंड्स द नेकलेस ऑफ डी ऑन द रोड एंड कीप्स इट. रोड पे मिला है, दैट मींस वो डी के पोजेशन में नहीं है. सो अंटिल एंड अनलेस द प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ समबडी, आप अगर कोई चीज ले लेते हो, इट विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट. ठीक है. सी बाइज नेकलेस फ्रॉम ई एंड सब्सिक्वेंटली लर्न्स दैट ई हैज स्टोलन इट फ्रॉम डी. बेटा उसने नेकलेस खरीदा है, पैसा दिया है. So when you are giving somebody money and purchasing it, that means you have taken it in good faith. Dishonest intention nahi hai when you try to pay somebody. C is given the necklace by D for safe keeping. Safe keeping के लिए D ने उसको necklace दिया है. But C wears the necklace and drops and loses it. खुद घुमा देता है. पहली बात तो जैसे ही उसने बेटा यूज कर लिया, खुद से पहन लिया, क्रिमिनल
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, बिकॉज सेफ कीपिंग के लिए प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है, लूज कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे थेफ्ट की कैटेगरी में कौन सा आएगा? ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए, जो आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन बोल रहा है, फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। अगर हम थेफ्ट की वो सारी डेफिनेशन एंड वो सारा एक्सप्लेनेशन पढ़े, 5 एक्सप्लेनेशन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है एप्रोप्रिएट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो क्या कहता है। इट सेज A dies as a result of an act by B. A dies as a result of an act by D. B cannot be tried and convicted for. किसके लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते? दफा 302 के लिए कर सकते हैं, मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी कर सकते हैं ना। अब इन्होंने बेटा तरीका नहीं बताया जिस तरीके से यहाँ पे मर्डर कॉज हुआ है या डेथ कॉज हुई है। हमें ऑप्शंस देख के मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ चलना पड़ेगा। फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर 304, ये भी हो सकता है, तरीका नहीं बताया, कोई इंटेंशन नॉलेज नथिंग, बट स्टिल हो तो ये भी सकता है। लेकिन ये बोल रहे किसके लिए ट्राई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी। सी बोल रहा है फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर 307, अटेम्प्ट टू मर्डर तब होता व्हेन ए सर्वाइव्ड, बट ए की डेथ कॉज हो चुकी है, ए की डेथ कॉज हो चुकी है, तो 307 तो कतई नहीं लग सकता। 307 तब लगता जब वो बच जाता। फॉर ग्रीवियस हर्ट अंडर 325, ग्रीवियस हर्ट के लिए भी हो सकता है, बिकॉज वो हर्ट या ऐसी बॉडीली इंजरी भी तो हर्ट में ही आई है ना, तो वो ऐसी इंजरी की वजह से जो कि ग्रीवियस इन नेचर है, अगर उसकी वजह से भी आगे डेथ कॉज हो जाती है तो 325 में भी उसको ट्राई कर सकते हैं, बट किसके लिए ट्राई नहीं कर सकते? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में जनरली जो पर्सन है वो क्या हो जाता है बेटा? बच जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जिसके तहत हम बी को ट्राई नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम बी को ट्राई नहीं करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, अंडर द आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट होमिसाइड, इसमें से होमिसाइड की कैटेगरी में कौन सा आएगा? चलो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, पीटी साइड में आ गया, तो ये नहीं आएगा होमिसाइड। होमिसाइड मींस व्हाट? होमो मींस मैन एंड साइड मींस टू कट और टू किल, सो आई कैन से दैट होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को हम मार रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी किसमें आ गया? कल्पेबल होमिसाइड। प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर दी 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अभी भी, हालांकि बेटा इट इज इलीगल बट इट विल नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। causing death of a living child after a part of child's body has been brought forth of the mother's body, so this is what? This is section number 299 का explanation number 3, which says that कब a child who is in mother's womb will amount to the culpable homicide or not. Clear है? चलो जी, A gave B a pen drive which he knows has files that were infected with the virus, means you had a knowledge कि ये पेन ड्राइव अगर हम अपने फोन में इंसर्ट करेंगे या हम अपने लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे तो हमारा लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमारे लैपटॉप में वायरस आ सकता है, हमें रॉन्गफुल लॉस हो सकता है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऐसा कोई पेन ड्राइव दे जिसकी वजह से मेरे लैपटॉप में ऐसा वायरस आ जाए, तो क्या किसी और को यहाँ पे रॉन्गफुल गेन्स होगा क्या? रॉन्गफुल गेन्स नहीं होगा, बट मुझे रॉन्गफुल लॉस डेफिनेटली होगा। A did not inform B of the same. B inserted the pen drive into his computer and opened the files. His computer was infected by the virus and most of the files on it were lost. मतलब वायरस आ गया, एंटीवायरस नहीं होगा बेचारे के लैपटॉप में। Which of the following offense can A be held guilty of? किसके लिए गिल्टी होगा? सवाल ये उठता है बेटा, बी का तो रॉन्गफुल लॉस हुआ, लेकिन ए को क्या रॉन्गफुल गेन्स हुआ? नहीं हुआ। तो जहां एक पार्टी को रॉन्गफुल लॉस हो जाए बट दूसरी पार्टी को रॉन्गफुल गेन्स ना हो, वो किसकी कैटेगरी में आता है? मिसचीफ कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो अगर कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया तो दूसरा पर्सन उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, तो उसको तो रॉन्गफुल लॉस सॉरी गेन्स हुआ ना, ओनर को तो रॉन्गफुल लॉस हुआ ही हुआ। क्रिमिनल ट्रेसपास में भी दोनों चीजें, चीटिंग में भी दोनों चीजें, रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन्स दोनों पार्टीज को हो रहा है, बट क्या नहीं है? मिसचीफ में बेटा सामने वाली पार्टी को कोई रॉन्गफुल गेन्स नहीं हो रहा। संतुष्टि के लिए बेटा मेरी रिंग आपको टेबल पर मिल गई, या मेरी रिंग मैंने आपको दी, कहीं जाके फेंक दी, रोड पर गिरी हुई मिल गई, आपने फेंक दी, मिसअप्रोप्रिएशन तो हुआ है, उसके साथ साथ मिसचीफ ज्यादा हुआ है, बिकॉज यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग, डेफिनेटली आई हैव लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी, आई हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ दैट
property, but you haven't gained anything. When the offender doesn't gain anything, it amounts to mischief. जहाँ पे मान लो, अच्छा एक चीज ये भी देख लो, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो डिमिनिश हो गई। लैपटॉप में अगर ऐसा वायरस आ गया है तो लैपटॉप की जो प्रॉपर्टी है या मैं कहूं जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाएगी ना। अब वो उस चीज उस तरीके से यूज नहीं की जा सकती जिस तरीके के लिए वो मेंट थी। So mischief is what? Whoever with intention to cause wrongful loss or damage, या तो wrongful loss करे या damage करे, वो person हो सकता है या public हो सकता है, cause the destruction to property. So mischief, it is an offense against property. तो आप प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज कर रहे हो या प्रॉपर्टी में कोई चेंज कर दिया जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या यूटिलिटी डिमिनिश हो जाए, इट कमिट्स एन ऑफेंस, इट इज मिसचीफ। मेरी गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर बेटा किसी ने जोर से एक पत्थर दे मारा, आपको हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मार दिया तो उसको दिल का सुकून मिल जाए कि चलो आज मैम से बदला ले लिया, आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ, दिल का सुकून इज नॉट कंसिडर्ड बाय योर आईपीसी, बट मुझे रॉन्गफुल लॉस हो गया ना, प्रॉपर्टी की यूटिलिटी जो है वो कम हो चुकी है, आई कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है, कांच टूटा हुआ कांच फैला हुआ, मैं उसको ही लेके नहीं जा सकती। अच्छा चेंज इन प्रॉपर्टी क्या हो गया? चेंज इन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन इग्लू, मान लो आई एम लिविंग इन इग्लू, ठीक है, हम छोटे थे ऐसा ही इग्लू बनाते थे ना, पानी का इग्लू, और इसको हम ब्लू क्रेयॉन से बनाते थे, राइट, इग्लू। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा भी हुआ करता था यहाँ से जाने के लिए, ओके। मेरा इग्लू है, मैं आराम से रह रही हूँ, एक दिन एक स्टूडेंट आया और यहाँ पे आग लगाने की कोशिश करती, मान लो उसको कोई हीटर ला के रख दिया, मेल्ट हो गया इग्लू, तो हमारा घर जो है वो पानी पानी हो गया। सो प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। मेरी आइसक्रीम रखी हुई थी मैंने फ्रिज में, आपने जाके फ्रिज बंद कर दिया, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, पानी बन गया उसका, क्या कोई उसकी यूटिलिटी है? नो। जिस पर्पस के लिए उसको लेके आए थे वो काम में हो सकती है? नहीं हो सकती। दिस विल अमाउंट टू मिसचीफ। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज नॉट एसेंशियल दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे इंटेंशन हो ही हो। गाड़ी बड़ी थी, आपने जोर से एक स्क्रैच मार दिया तो गाड़ी पर वो स्क्रैच भद्दा ही लगेगा ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है बेटा। Second, mischief may be committed by act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person or others jointly. मेरी और आपकी शामिल गाड़ी थी ये, हम दोनों की एक शामिल गाड़ी थी ये, एक साथ में हमने गाड़ी खरीदी हुई थी एंड हम दोनों की इसमें जॉइंट ओनरशिप थी, 50-50 था इस प्रॉपर्टी में, 50-50 था हम दोनों का। आपने एक दिन स्क्रैच मार दिया और ये बोल के हाँ तो क्या हो गया मैम, मेरा भी तो 50-50 है। अरे आपका 50 है तो मेरा भी तो 50 है। सो इवन इफ इट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू जॉइंटली एंड आधी प्रॉपर्टी मुझे भी बिलोंग कर रही है, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस दैट सिंस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी आल्सो सो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद दिस प्रॉपर्टी। नो, इन दैट केस इवन इफ यू आर अ जॉइंट ओनर ओवर दैट प्रॉपर्टी, मेरा भी उसमें हक था, प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ है, आपने कॉज किया है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर मिसचीफ। ये कुछ इलास्ट्रेशन है बेटा जो जरूर आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये जितने भी इलास्ट्रेशन है, कोई भी इलास्ट्रेशन छोड़ के मत जाना, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, इलास्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, ठीक है, और फिर रिग्रेट करोगे कि मैम इलास्ट्रेशन नहीं पढ़ के गए। चलो जी, एन एक्ट रिजल्टिंग इन डेथ डन विद द नॉलेज of its very serious consequences does not by itself becomes murder under clause D of section 300 of IPC. It must further be shown. आगे हमको क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, that the accused had some knowledge about the fact that it will cause death, or even though the accused knew about the consequences, he did an act without any excuse for incurring the risk of causing death. The accused had no valid excuse or his intention was to kill the victim as the victim had certain qualities which were against the norm of the society. Most invalid option है। इन्होंने क्या बोला, an act resulting in death done with the knowledge, जहां पे आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का बेटा नॉलेज है, वो अपने आप से मर्डर की कैटेगरी में नहीं आ जाता है। आपको आगे क्या शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा आपको, even though the accused knew about the consequences, माना कि आपको नॉलेज था, it was the act without an excuse, he did the act without any excuse for incurring the risk of causing death, उसको पता था लेकिन वो ऐसा कोई रिस्क एक्चुअली करना नहीं चाहता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इट सेज dislodging of tooth, यहां बोलते हैं dislocation of tooth by a fist blow is an offense punishable under, किसके अंडर पनिशेबल स्टूडेंट? जाहिर सी बात है ग्रीवियस हर्ट है, ओके, ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट 325, 323, 324, 326, इट इज 325। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया है आपके पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन, कब थेफ्ट कमिट होता है?
द मोमेंट वन टेक्स पोजेशन ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, पोजेशन लेते ही क्या थेफ्ट हो जाता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी तो होना चाहिए ना. देयर इज मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन another, out of the possession of another without his consent. There is dishonest taking of any movable property out of the possession of another. तो C is the most appropriate because इसमें सारे के सारे वो options, या मैं कहूँ वो सारे के सारे elements हैं जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं. वॉयरिज्म कहाँ पर पनिशेबल है? सीधा मैम इतने लड्डू सवाल आ जाएं तो हम तो नहीं आ पार हो जाए. बट मैं कहूंगी कि पेपर इतना इजी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना इजी आता है बेटा तो मेरिट लिस्ट बहुत हाई चली जाती है. एंड जिन स्टूडेंट्स ने एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स पे अपनी क्लैरिटी पाई है या कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. ए फॉर द सेक ऑफ बी, A for the sake of B, his insane son gives a consent for the open heart surgery. A for the sake of B, B के लिए जो कि उसका इंसेन बच्चा है उसके ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अलाउ कर देता है, which the surgeon informs is essential to save B's life, knowing that the operation will likely to cause death of B but not intending to do so. तो सर्जन को पता था कि B की लाइफ को सेव करने के लिए हमें ये ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, गुड फेथ में भी है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लाइफ सेव करना चाहता है, एंड इट इज नॉट इंटेंडेड मतलब इंटेंशन नहीं है वहां पे, एंड एज वेल एज जो इंसेन सन है उसके बिहाफ पे गार्डियन की कंसेंट ले लिया, गार्डियन की कंसेंट ले लिया. दिस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन. कौन से सेक्शन के जनरल एक्सेप्शन पे आता है बेटा? कंसेंट है लेकिन उस पर्सन की नहीं उसके गार्डियंस की है, तो इट इज सेक्शन नंबर 89. सेक्शन नंबर 89 में फॉल करता है. सेम एज इट इज क्वेश्चन हम देख चुके हैं 2014 में आ गया, 15 में आ गया है. स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 410 इंक्लूड्स. स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में क्या आएगा? प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, property in respect of which criminal breach of trust has been committed, and the property the possession of whereof has been transferred by robbery. तो 59 में सारी प्रॉपर्टीज आती है. कल ही हमने पढ़ा है जहां पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉबरी हुई है, उन सब से अगर प्रॉपर्टी या इनमें से किसी से भी प्रॉपर्टी लेके आए हो तो दैट प्रॉपर्टी विल अमाउंट टू प्रॉपर्टी एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 410. 410 में बोला है कि स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में क्या क्या आएगा, फटाफट से देख लेंगे. प्रॉपर्टी द पोजेशन ऑफ विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. बात खत्म. 5 चीजें ध्यान रखना, इससे स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाता है. बिकॉज देयर माइट बी अ सिचुएशन जो आपको पता है कि एक पर्सन थेफ्ट करके आया है और वो प्रॉपर्टी उसने डिस्पोज करने की कोशिश की या कंसील करने की कोशिश की या फिर किसी को सौंप दिया जिसको ये नॉलेज है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, क्या वो स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, और विल दैट पर्सन बी पनिश्ड? एब्सोल्युटली दैट पर्सन विल बी पनिश्ड बिकॉज दैट पर्सन हैज द नॉलेज that the property that he is retaining or receiving or buying or concealing or disposing is a stolen property. Clear है? But if the property subsequently comes into the possession of the person legally entitled, जो actually legally entitled था उस property के लिए उसके possession में वापस आ जाती है तो it ceases to be a stolen property. कल ही हमने section में पढ़ा था. Then it ceases to be a stolen property. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? जहां डिसऑनेस्टली हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं जो हमें बेटा इंटरेस्ट नहीं कर रखी है, या हम उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं. किसको? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को. he shall be punished with misappropriation of property. misappropriation for time being only. अरे मैम 5 मिनट के लिए तो आपका लैपटॉप यूज किया था तो क्या हुआ? 5 मिनट के लिए कर तो दिया ना. that is a misappropriation within the meaning of this section. फॉर्जरी ध्यान रखना, एक फॉर्जरी भी पढ़ते हुए जाओ. फॉर्जरी क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, कई बार लॉजिक भी लगा सकते हैं हम. फॉर्जरी मीन्स कि हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले पर्सन को नुकसान हो जाए. Either you false a document, you false an electronic record or any part of a document या electronic record. या तो document है या electronic record है या इनमें से किसी का पार्ट है जहां पे आपका इंटेंशन क्या है? to cause damage or injury to public, to any person. आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं. to support a claim or title, वो डॉक्यूमेंट में ऐसा मतलब हेर फेर करके आप अपना क्लेम या टाइटल स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, जिससे कि आप पर्सन को प्रॉपर्टी से सेपरेट होने के लिए मजबूर कर सके. टू एंटर इनटू एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, और दैट द फ्रॉड मे बी कमिटेड. ये किसकी कैटेगरी में आता है बेटा? फॉर्जरी की कैटेगरी में आता है. अगर इंसान ने अपने खुद के सिग्नेचर कर दिए हैं तो ये भी फॉर्जरी की कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज गुड फेथ.
defined under section number 52. Last question है, it says actual belief that the act done is in contrary to law enforce, or act done honestly in fact, or act done under bona fide belief, or act done with due care and attention. So this is the last question. D option is correct. लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि इस साल डेफोमेशन का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो हम लोग डेफोमेशन के कुछ जो चुनिंदा सेक्शन है 499 500 उसको कवर करेंगे. व्हाट इज डेफोमेशन? डेफोमेशन इज एन injury to reputation. What is an injury? Injury is harm to mind, body, property and reputation, and there is only one offense under IPC which says कि ये आपके reputation के against offense है, और वो कौन सा है? Defamation. Defamation दो तरीके से हो सकता है. Law of torts में इसको libel and slander के रूप में consider किया गया है. Libel is to eyes, slander is to ears. Libel is to eyes का मतलब जहां हम देख सकते चीजों को, मतलब पिक्टोरियल या मैं कहूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पिक्चर्स के माध्यम से क्या है, कुछ लिखा गया है, तो वो लिबल में आएगा. स्लैंडर में क्या आएगा? स्लैंडर मींस विच इज स्पोकन, विच यू कैन हियर. वो म्यूजिक हो सकता है, वो रेडियो हो सकता है, एफएम हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, टेलीविजन पे पिक्चर के साथ कोई वीडियो हो सकता है, वॉइस ओवर के साथ हो सकता है, तो स्लैंडर में आ जाएगा. हुएवर आइदर बाय स्पोकन और रिटन. क्या है स्पोकन या रिटन? या तो वर्ड्स है, या साइंस है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि आप बना रहे हो या पब्लिश कर रहे हो एक ऐसा इम्प्यूटेशन which concerns a man intending to harm or knowing that it will harm the reputation. जहां आपका इंटेंशन है, बेटा दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो आपका नॉलेज भी हो सकता है, या फिर आपका इंटेंशन भी हो सकता है किसी पर्सन को, किसी पर्सन की रेप्यूटेशन को हार्म करना. लिबल और स्लैंडर हम कवर कर चुके हैं. लिबल में क्या आएगा? राइटिंग, प्रिंटिंग, कार्टून्स. एंड स्लैंडर में क्या आएगा? कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट जिसको कि आप सुन सकते हो. नाउ दीज आर द एक्सप्लेनेशंस. डिसीज्ड पर्सन का भी डेफोमेशन हो सकता है, डिसीज पर्सन का भी रेप्यूटेशन होता है. ऐसा नहीं है जो व्यक्ति मर गया उसकी रेप्यूटेशन नहीं होती, उसकी रेप्यूटेशन भी होती है, और उसकी रेप्यूटेशन के अगेंस्ट कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेफोमेशन एज इफ ही वाज अलाइव. इम्प्यूटेशन रिगार्डिंग कंपनी एसोसिएशन भी डेफोमेशन में आता है. ऐसा नहीं ओनली अ पर्सन हैविंग हैंड, बॉडी, लेग्स, माइंड, नोज, ईयर्स, ही इज ओनली कंसिडर्ड एज अ person for the purpose of offense of defamation. No, even a company and an association has a reputation. तो उनके बारे में अगर कुछ गलत स्टेटमेंट दिया which hurts their reputation, it will amount to defamation. Imputation expressed ironically about amounts to defamation. Ironically means something sarcastic. कहना कुछ चाहते हो बट अंदर जो इंटेंडेड मीनिंग है वो अलग है, वो जनता जानती है कि आपका इंटेंडेड मीनिंग क्या था. लाइन आपने एकदम बढ़िया दी है, कहते हैं ना चाशनी में लपेट के मारना या चाशनी में घोल के मारना, तो वही हो गया है सार्कास्टिक वे में. इट डजंट सीम्स लाइक डेफमेशन है, बट डीप इनसाइड वो डेफमेशन की कैटेगरी में फॉल होता है, जिसको हम इनएंडो भी कहते हैं. ओके. फोर्थ इज देयर इट इज नो डेफमेशन. कोई भी डेफमेशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो किसी कास्ट के बारे में बोला गया या किसी पर्सन के क्रेडिट को, किसी पर्सन की इतनी रेप्यूटेशन या जो उसने अहमियत बनाई है उसको लोअर डाउन करे, या लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, पर्सन के कैरेक्टर को रिलेट करते हुए कुछ बोला गया है, या इट कॉजेज अ पर्सन causes to believe that person's body is loathsome or in disgraceful state. जहां पे हम स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं जहां पे ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो शरीर है वो loathsome है. loathsome is not appropriate, जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, जहां आप उस पर्सन को एक अलग तरीके से दर्शाना चाह रहे हो लोगों के सामने. या डिसग्रेसफुल स्टेट है. डिसग्रेसफुल मीन्स जिस तरीके से आपको लगे कि अप्रोप्रिएट नहीं हो आप, है ना. एक्सेप्शंस टू डेफमेशन क्या है? फर्स्ट इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ, जो कि पब्लिक गुड के लिए किया गया है. आपने कोई सच बोला है और वो पब्लिक गुड के लिए है. पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, नेताजी के बारे में बोला और नेताजी के भी व्यक्तिगत मामले के बारे में नहीं बोला, नॉट अबाउट पर्सनल थिंग्स और पर्सनल थिंग्स दैट ही इज डूइंग इन हिज पर्सनल लाइफ, बट हिज पब्लिक कंडक्ट, व्हाट ही इज डूइंग फॉर पब्लिक और नॉट, कि भाई करप्शन में इंडल्ज्ड वगैरह है, तो वो डेफमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. कंडक्ट टू एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, आप कार्य ऐसा कर रहे हो जहां पे पब्लिक को सवाल उठाने का अधिकार है, ऐसा सवाल उठाया तो डेफमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. सरकार को जाके पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन को जाके पूछ रहे हैं कि आपने बताइए जनता का जितना ये पैसा है टैक्स वैक्स कहाँ लगाया है, आरटीआई वगैरह लगा के पूछो, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफमेशन. पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी डिसीजन वगैरह आ रहा है, अगर आप इसका पब्लिकेशन कर रहे हैं वो डेफमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. मेरिट्स ऑफ अ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और अ कंडक्ट ऑफ अ विटनेस एंड अदर कंसर्न्ड, मेरिट्स ऑफ द कोर्ट, दैट इज टू से कोर्ट कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा है, या फिर विटनेसेस का कंडक्ट सही नहीं था, विटनेस वाज नॉट ट्रस्टवर्दी, तो जज साहब ने बोल दिया तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आई डू नॉट बिलीव इन यू, आप भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हो, आप झूठे साक्ष्य हो,
हम आप पर भरोसा नहीं करते, दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफमेशन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द कोर्ट एज टू द कंडक्ट ऑफ द विटनेस। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, कोई सॉन्ग हो गया है, मूवी हो गई है, नॉवल हो गई है, जो कि पब्लिक में आप पब्लिश कर रहे हैं, तो जनता तो उसको रेट करेगी ना। मूवी आई है, अच्छी नहीं है या अच्छी है, जो कहते हैं ना पब्लिक व्यूअरशिप या पब्लिक रेटिंग क्या रही है मूवीज की, सिनेमा हॉल से बाहर आते ही अगर जर्नलिस्ट खड़ा और बोल रहा है मूवी का रिव्यू दीजिए कैसा रहा है, आप बोल रहे हो अच्छी मूवी नहीं है, या ये फलाना ऑथर था इसकी नॉवल अच्छी नहीं है, ये इस प्रकार की चीजें लिखता है, या सस्पेंस नहीं था, एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, मूवी में सॉन्ग्स अच्छे नहीं थे, अगर इस तरीके को आप जज कर रहे हैं, आप वहां पे मेरिट्स दे रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं उस पब्लिक परफॉर्मेंस को, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफर्मेशन। Censure passed in good faith by a person having lawfully authority over another। किसी पर्सन की लॉफुल अथॉरिटी आपके ऊपर, वो सेंसर पास कर रहे हैं, मम्मी पापा डांट रहे हैं पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऐसे ही बकैती करते रहते हो, ऐसे ही समय खराब करते रहते हो, नालायक हो एक नंबर के। लॉफुल अथॉरिटी है ना उनके पास हमारी, अगर कोई भी सेंसर पास करते हैं, डांटते हैं, कुछ भी कहते हैं, डेफर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू एन ऑथराइज्ड पर्सन, आप जाते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन लगाते हैं, और कहां लगाते हैं, थाने में जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के सामने जा रहे हैं, जज के सामने जा रहे हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर ऑथराइज्ड आइदर टू रजिस्टर द एफआईआर पुलिस के मामले में, एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। बराबर, तो आप गुड फेथ में एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसे झूठा दावा नहीं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लगाया तो डेफर्मेशन में जाएगा। आप गुड फेथ में आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ऑफेंस किया है, अगर आप ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, वो डेफर्मेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज imputation मेड इन गुड फेथ बाय द पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट, दूसरे या अन्यों के लिए या खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई imputation दिया, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ की किराने की दुकान अच्छी नहीं है, इनके यहाँ पे खोटा माल मिलता है या मिलावटी सामान बेच रहे हैं, प्रोवाइडेड वो सच भी होना चाहिए, डेफर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। 10th इज caution intended for good of person to whom conveyed or for public good। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एग्जांपल दिया है वो यहाँ की कैटेगरी में आएगा। 9th वाले के एग्जांपल के लिए आएगा, जहां मैं अपना इंटरेस्ट भी सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई पर्सन आया मेरी शॉप पर, तो मैंने अपने एजेंट को ऑलरेडी बोल दिया कि प्लीज इसको सामान मत देना, ऑलरेडी बहुत सारा उधार हो चुका है, तो हम इम्प्यूटेशन एक तरीके का, तो ना एलिगेशन लगा रहे हैं गुड फेथ में, क्योंकि उसने एक्चुअली पैसा नहीं दिया है। 10th में बोल रहे हैं कॉशियस रहने को बोल रहे हैं, मतलब अवेयर कर रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे जो दूध की मिठाई है वो अच्छी नहीं मिलती है, दूध मिलावटी दूध मिल रहा है। इफ आई एम मेकिंग यू अवेयर, और इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग दैट डू नॉट परचेज दिस थिंग फ्रॉम देयर, तो वो कॉशियस नेचर है मेरा, है ना, मैं आपको अवेयर करने के पर्सपेक्टिव से वो चीज बोल रही हूँ, और वो पब्लिक गुड के लिए है। खाएंगे ऐसी चीजें तो फिर स्वास्थ्य खराब होगा, तो इन दैट केस वो डेफर्मेशन की कैटेगरी में बेटा नहीं आएगा। ये 10 एक्सेप्शंस जो हैं वो अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज ये इलस्ट्रेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हमने पढ़ा था स्टूडेंट, स्पेसिफिकली आईपीसी के मामले में। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी और आपने देखा होगा कौन कौन से सेगमेंट आपको ध्यान रखने। डेफर्मेशन से अभी तक खास ऐसा सवाल देखने को मिला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डेफर्मेशन का सब्जेक्ट आपको इसलिए कवर करा रही हूँ और टॉपिक इसलिए कवर करा रही हूँ बिकॉज इस साल वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, और पूरी उम्मीद है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में आपको डेफर्मेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, सिचुएशन बेस्ड हो, केस लॉ बेस्ड हो, या फिर आपके डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड आपको सेक्शन नंबर या पनिशमेंट भी पूछ ली जा सकती है। So make sure to be very aware of all the current events that are going around you. Be vigilant about things that are going. थोड़ा करंट अफेयर से अपडेटेड हो, और वो मुद्दों को, वो टॉपिक्स को एक बार अपने बेरेट्स में जाके अच्छे से वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर कर लेना। So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.